क्लास में अपन ने एग्रीकल्चर के बारे में कुछ अध्ययन किया था। अभी आज आपका कुछ आपके पास नोटिफिकेशन आया है या फिर जो आपका टाइटल है वो दे रखा है बजट। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग हो गई, थोड़ी सी भूल है, उसके लिए माफ करें। ये आपका जो टॉपिक है वो राजस्थान में कृषि की बात अपन करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग उर्मिला जी, यामिनी जी, उषा जी, शमीना जी, कोजाराम जी, गुड मॉर्निंग सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। सुनीता जी गुड मॉर्निंग। राजस्थान में कृषि, राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर इन राजस्थान। दोस्तों, एग्रीकल्चर इन राजस्थान की अपन बात कर रहे थे। अपन ने दो तीन बातों पर इस पर अध्ययन किया था और वो दो तीन पॉइंट जो थे अपन ने अध्ययन किए थे वो कौन से बिंदु थे? उन बिंदुओं में अपन ने देखा था राजस्थान में कृषि की स्थिति क्या है, कितना योगदान अर्थव्यवस्था में राजस्थान की कृषि करती है। इसमें अपन ने देखा था लगभग 25% योगदान जीडीपी में राजस्थान की कृषि का है। कृषि में बजट में क्या क्या कहा गया है, कृषि के तहत सरकार के द्वारा और कौन कौन से जो हटकंडे अपनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए किसान कल्याण, जो आपका कोष की स्थापना है, आपका किसान ज्ञान धारा कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। और इसके साथ साथ अपन ने बात की थी दोस्तों भूमि उपयोग और उसके बाद में जोत धारक। तो दो तीन बातों पर अपन अध्ययन कर चुके थे। पहला एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पीछे क्लास का रिवीजन किया जाए तो कृषि की विशेषता की बात की थी अपन ने तो, और दूसरा बिंदु जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे वो था भू उपयोग। भू उपयोग में आपने देखा बंजर भूमि, भू उपयोग में आपने देखा बंजर भूमि, शुद्ध बोई गई भूमि, गोचर भूमि, इनका प्रतिशत कितना कितना रहा है। और इसके साथ साथ में जोत, जोत के आधार पर बात करते हैं तो एक तो जोत धारक और एक जोत का आकार। एक तो जोत धारक और दूसरा दोस्तों जोत का आकार। जब जोत धारकों की बात करता हूं तो आप लोग सभी बता रहे थे कि जोत धारकों की स्थिति है दोस्तों कि जोत धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है और जोत के आकार में कमी हुई है। इसलिए राजस्थान में औसत जोत का आकार है वो 3.07 से घट के कितना हो चुका है, 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान की औसत जोत का जो आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर। हाँ, रीट में भी उपयोगी है, वेरी इंपॉर्टेंट है रीट में दोस्तों। बार बार रीट में एक दो क्वेश्चन कृषि से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जो आपका टॉपिक चल रहा है वो रीट में भी इंपॉर्टेंट है, आरएस में इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि अच्छा अगर इसको एक ही शब्द में कहूं तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम कृषि यानी इस जो आपको टॉपिक पढ़ा अर्थव्यवस्था के, इनके किसी भी पार्ट से अधूरा नहीं है। इनके बिना कोई भी पेपर पूरा नहीं हो सकता, इनके बिना अधूरा है। तो इस बात को ध्यान करें, ये जो 5-4 टॉपिक है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इस बात की गारंटी देता हूं हर पॉइंट से एक क्वेश्चन भी गारंटेड आपको पूछा ही जाता है। हर पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो कृषि की बात करो, चाहे उद्योग की, चाहे पर्यटन की, चाहे पशुपालन की, किसी भी लेवल में। जैसे पिछली बार रीट में रबी की फसल के बारे में पूछा गया था, सर सुखाई की फसल, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, शशिबाला जी गुड मॉर्निंग, मोनिका जी, अनु जी, मुकेश जी, राकेश जी, सुरेश जी, गुड मॉर्निंग सभी को मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। देखिए अपन बात करते हैं जोत और जोत धारकों की, और उसके बाद में जोत के आकार के आधार पर जोत कई प्रकार की होती है। एक आपने कहा सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, उसके बाद में आपकी बृहद जोत या फिर आपकी अल्प मध्यम जोत। कई भागों में बांटा। 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है उसे बृहद जोत की श्रेणी में रखा जाता है, और 0 से लेकर 1 हेक्टेयर तक की भूमि है उसे सीमांत जोत के तहत रखा जाता है। बिल्कुल, ये एसएसटी वाला आपका एसएसटी में भी है, कौन सा वाला, बिल्कुल ठीक है, एसएसटी में है भैया। हाँ, ये जो आपका पार्ट है ये क्या किया जाता है दोस्तों, ये आपका सीमांत जोत। अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम है तो इसे कहा जाता है सीमांत जोत, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो इसे कहा जाता है बृहद जोत। तो ये कुछ बात की थी अपन ने। हाँ, ये कुछ बात की थी अपन ने किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। अब कुछ थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के प्रकार, या तो इसे कहते हो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या फिर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, एक ही बात है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या फिर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है, लेकिन इसमें भी समस्या है, कितने प्रकार की कृषि को माने। कभी भी किसी विषय का क्लासिफिकेशन करना होता है तो एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, किस आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हो। जैसे कहा जाए सबसे सुंदर कौन, तो सबसे सुंदर कौन इसमें मतलब क्या होगा, इसमें पता चलेगा कि जो लोग बैठे हैं उनमें सबसे सुंदर कौन। तो आधार सबसे अच्छे का क्या हो सकता है, सबसे सुंदर वो सबसे अच्छा है, या सबसे पढ़ने में तेज है वो सबसे अच्छा है। अलग अलग आधार पर अपन सुंदर और अच्छे में क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से कृषि का विभाजन 3 आधार पर अपन यहां पे करेंगे। कृषि का विभाजन 3 आधार पर अपन करेंगे। पहला, फसल चक्र के आधार पर, फसल चक्र के आधार पर कृषि। दूसरा, उपयोग के आधार पर कृषि, उपयोग के आधार पर कृषि। और उसके बाद में दोस्तों तकनीक के आधार पर, या फिर इसे कह सकते हैं प्रणाली के आधार पर। थोड़ा सा मैंने इसको तकनीक के आधार पर कृषि। 3 भागों में कृषि को बांट सकते हैं, फसल चक्र के आधार पर, उपयोग के आधार पर और तकनीक के आधार पर कृषि की अपन बात कर सकते हैं। फसल चक्र के आधार पर अगर कृषि की बात करें तो फसल चक्र के आधार पर 3 प्रकार की कृषि पद्धतियां होती हैं। एक, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल। रबी, खरीफ और जायद की फसल। फसल चक्र के आधार पर 3 भागों में कृषि को बांटा जा सकता है। उपयोग के आधार पर बात करें तो उपयोग के आधार पर जो कृषि प्रणाली है वो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, वह कृषि जो खाने के लिए, खाद्यान्न के लिए की जाती है। एक वो कृषि जो व्यापार के लिए बेचने के लिए उगाई जाती है, उन्हें कहा जाता है व्यापारिक फसलें। तो 2 प्रकार से उपयोग के आधार पर फसलों का डिवीजन हो जाएगा, एक खाद्यान्न फसलें और दूसरा व्यापारिक फसलें। उपयोग के आधार पर 2 प्रकार से कृषि का डिवीजन होगा, एक खाद्यान्न फसलें और दूसरा आपका व्यापारिक फसलें। वो फसलें जिनको खाने के लिए उगाया जाता है खाद्यान्न फसलें, वो फसलें जिनको बेचने के लिए उगाया जाता है क्या हो जाएगी, व्यापारिक फसलें। एक बार छोटा सा क्लासिफिकेशन है, होते ही आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ ही तकनीक के आधार पर कई तरह की फसलें होती हैं। जैसे मान लीजिए तर कृषि है, शुष्क कृषि है, मिश्रित कृषि है, सीढ़ीदार कृषि है,
ट्रक फार्मिंग है, रिले क्रॉपिंग है, कई सारी फसलें हैं जो किसके आधार पर बांटी जा सकती है, प्रणाली या तकनीक के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। तो ये कुछ बात हुई फसलों के विभिन्न प्रकारों की। एक एक प्रकार की बात करते हैं और एक एक प्रकार का अध्ययन करते हैं। तीन आधार पर फसलों को बांट सकते हैं, एक आपका फसल चक्र के आधार पर, उपयोग के आधार पर और तकनीक के आधार पर। फसल चक्र के आधार पर, उपयोग के आधार पर और तकनीक के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं फसल चक्र के आधार पर विभाजन। फसल चक्र के आधार पर, फसल चक्र के आधार पर अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो फसल चक्र के आधार पर तीन प्रकार की फसलों की आपने बात की है, ठीक है। हाँ सर, आपकी क्लास को बजट वाली क्लास, हाँ मैंने आपको कहा था ना कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया हेडिंग डालने में, आज कुछ गलती हो गई है, उसके लिए माफी चाहते हैं। क्लास आपकी एग्रीकल्चर की क्लास है, इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें चेंजेस होते टाइम लगता है। अभी क्लास चलते पूरा चेंज कर दिया जाएगा, तो नाम ना लें आप लोग। ये आपकी क्लास करके राजस्थान एग्रीकल्चर की क्लास है। हाँ, फसल चक्र के आधार पर बात की जाए तो फसल चक्र के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा फसल चक्र के आधार पर, यानी फसल को बोने से काटने तक। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल सितंबर अक्टूबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर जो इसका चलता है दौर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक का, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक का, यानी कहा जाए तो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और काट ली जाती है मार्च अप्रैल में। जो इसका दौर चलता है वो बोया जाता है इसको आपका अक्टूबर नवंबर तक और इसे काटा जाता है आपके, कटाई इसकी की जाती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। ये जो आपका चक्र है, ये चक्र कहलाता है, ये जो चक्र कहलाता है आपका रबी का चक्र। दोस्तों ये जो रबी की फसल है ये मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। मार्च और अप्रैल में जब काटी जाती है उस समय पे दोस्तों कुछ गर्मी का सा एहसास होना शुरू हो जाता है। और गर्मी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गर्मी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है उंडाला। इसलिए इस रबी की फसल को उन्हालू भी कहा जाता है। क्या कहते जाता है इसको? उन्हालू भी कहा जाता है। उन्हालू क्यों? क्योंकि उन्हालू की बात करें दोस्तों तो जो आपका गर्मी का मौसम है उसे उनाला करते हैं, तो स्थानीय भाषा में रबी की फसल को क्या कह दिया जाता है? उन्हालू भी कह दिया जाता है। रबी की प्रमुख फसलों की बात करें, यानी इसमें कौन कौन सी फसल शामिल की जाती है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों, मटर, मसूर, अरसी, सरसों, तारामीरा, धनिया, जीरा, ये सारी कौन सी फसलों में शामिल किया जाता है दोस्तों? ये शामिल किया जाता है आपका रबी की फसल में। इसके साथ साथ में मेथी को भी किसमें शामिल किया जाता है? रबी की फसल में शामिल किया जाता है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में कुछ दिनों पहले टिड्डियों का प्रकोप आया था और टिड्डियों का प्रकोप आने के कारण से जो आपकी जीरे की फसल समाप्त हो चुकी थी, जो आपका फरवरी मार्च में टिड्डियों का प्रकोप आया उससे जीरे की फसल समाप्त हो चुकी थी। तो उस दौर में कौन सा फसल था दोस्तों? जीरा कौन सा फसल हो गया? रबी का। ध्यान दो, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है, तो फरवरी मार्च में जो टिड्डियों का प्रकोप आया उसमें कौन सी फसल नष्ट हुई थी? जीरे की पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में फसल नष्ट हुई थी। तो इस बात को ध्यान करना, जीरा चर्चा में है तो ध्यान देना, जीरा रबी की फसल है भैया, रबी की फसल जो कि आपकी अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। प्रमुख फसलों में यह फसल शामिल होती है रबी की फसलों में। रबी की फसल के बारे में और कुछ विशेषता की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान देना, राज्य में जितना भी फसल उत्पादन होता है उसका एक तिहाई हिस्सा किसके हिस्से में आते हैं? रबी के हिस्से में आते हैं। यानी राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा किसके तहत काम में लिया जाता है? रबी की फसल में काम में लिया जाता है। एक फसल हिस्सा। हाँ, तारामीरा कौन सी फसल होती है? तारामीरा दोस्तों, तारामीरा की बात करें तो ये आपकी तिलहन फसल होती है जिससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। तारामीरा, हाँ, रबी की फसल सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, रबी की फसल सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ, रबी की फसल सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, बिल्कुल ठीक बात आपकी, रबी की फसल सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। ये बात चल रही है काटने की। काटते हैं तब क्या हो जाता है? मार्च अप्रैल हो जाता है। हरिराम जी ध्यान देना, काटते हैं तब मार्च अप्रैल हो जाता है। मार्च अप्रैल जब हो जाता है तो थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगता है और गर्मी को उनाला कहते हैं। इसलिए इस फसल को क्या कहा जाता है? उनालू भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उनालू भी कहा जाता है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के एक हिस्से पर किसको बोया जाता है? रबी की फसल को बोया जाता है। और रबी की ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है गेहूं का। अगर इस रबी की बात करें तो इस रबी की फसल में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा या फिर अनाज में सबसे ज्यादा योगदान होता है गेहूं का। अनाज में सबसे ज्यादा गेहूं और दलहन में इसमें सबसे ज्यादा कोई फसल बोई जाती है वो होती है चना। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना दोस्तों, रबी की फसल में अनाज के मामले में सबसे ज्यादा बोया जाता है गेहूं और दलहन के मामले में सबसे ज्यादा बोया जाता है दोस्तों क्या? चना। हाँ, गर्मी में काटी जाती है, बिल्कुल ठीक है, गर्मी में काटी जाती है, लावनी गर्मी में की जाती है, ठीक बात है। इसलिए तो इसको क्या कहा गया? उनालू कहा जाता है। गर्मी में काटी जाती है तो जो उनाले की फसल है यानी उनालू काटी कब जाती है? तो ध्यान देना दोस्तों, अनाज में गेहूं सबसे ज्यादा और दलहन में चना सबसे ज्यादा रबी की फसल में बोया जाता है। तो ये बात हुई फसल की आपकी प्रकार की। किसके आधार पर? ये आपका रीट में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार-बार आरएस वारएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद रीट में सरसों के लिए पूछा गया था। इस बात को ध्यान करना, निम्न में से कौन सी फसल रबी की है या कौन सी रबी की नहीं है, इस चक्कर में पूछा गया क्वेश्चन था। इस बार लास्ट ईयर आपके रीट का जब एग्जाम हुआ था, फसल चक्र के आधार पर रबी की फसल और रबी की फसल में उनालू, ठीक है ना। और उनालू बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, मसूर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, जीरा, सरसों, ये सारी किसकी फसलें हैं? ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। राज्य के कुल क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से में रबी की फसल बोई जाती है और इस रबी की फसल में अनाज में गेहूं सबसे ज्यादा और दलहन में चना सबसे ज्यादा बोया जाता है। तो ये तो बात हुई रबी की फसल। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। तो दोस्तों हाँ, खरीफ की फसल में बात की जाए दोस्तों, खरीफ की फसल की बात की जाए तो खरीफ की फसल का जो समय पीरियड होता है वो होता है इसको जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर असल में वो मौसम होता है जिस समय कुछ सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है। सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता है दोस्तों कौन से मौसम में? आपके खरीफ की फसल जब काटी जाती है सितंबर अक्टूबर। तो जो सर्दी का एहसास शुरू हो जाता है, सर्दी को कहा जाता है शाला। और इसके लिए इस फसल को क्या कहा जाता है? इस फसल को कहा जाता है शालू। खरीफ की फसल को एक अन्य नाम भी कहा जाता है शालू। जून जुलाई से बोकर क्या सितंबर अक्टूबर में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। तो फसल चक्र क्या होता है? जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। प्रमुख फसलों की बात की जाए
तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोट, अरहर, उड़द, मूंगफली, चौला, अरहर, उड़द, चौला, मूंगफली, चौला, मूंगफली, इसके अलावा अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ज्वार, अरंडी, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार, ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं? ये सारी की सारी फसलें दोस्तों खरीफ की फसल है। ग्वार, गन्ना, हाँ, ग्वार, गन्ना, कपास, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, चौला, उड़द, अरहर, मोट, मूंग, मक्का, बाजरा, हाँ, बाजरा लिख दिया देखो, बाजरा, ज्वार और चावल, ये सारी की सारी दोस्ती। हाँ, तिल, गन्ना, कपास, तिल नहीं लिखा, हाँ, तिल भी लिखना है। तिल, ये कौन सी फसल है दोस्तों? ये सारी की सारी जो फसल है वो कौन सी फसल आती है? ये आती है आपकी खरीफ की फसल में, इनको सभी को शामिल किया जाता है। चौला यानी चोला, अरे चोले की फली आती है ना, सब्जी बनाते हो चोले की फली आती है, वो क्या है? चौला। वो चौला जिस तरीके से आपका मूंग मोटा है, उसी तरीके से सफेद दाना होता है, थोड़ा सफेद दाना लिए हुए चौला, जिसकी फली आप कई बार सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हो, चौले की फली को, वही आपका क्या है? चौला, जो किसमें उगाया जाता है? इसी फसल ऋतु में उगाया जाता है। दोस्तों बात करें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोट, अरहर, उड़द, चौला, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार और तिल, कौन सी फसल है? ये आपकी फसल है, किसकी? खरीफ की फसल है। मूंग, मोट, हाँ, मूंग और मोट आ गया ना, मूंग तथा मोट दोनों फसलें आ गई हैं, ये सारी सारी फसलें खरीफ की। अगर इस फसल की विशेषता की बात करें दोस्तों, तो राज्य के स्यालू स्थानीय भाषा में सर्दी को कहा जाता है, ध्यान देना। और ये फसल जब काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में, तो थोड़ा सर्दी का माहौल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यालू। अरे घर में फसल कब आएगी? सर्दी के मौसम में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्यालू कहते हैं, ठीक है। हाँ, चावल तो ईयर में 2 बार नहीं, सुनीता जी, चावल ईयर में 3 बार बोए जाते हैं। चावल ईयर में 2 बार नहीं, चावल ईयर में 3 बार भी बोए जाते हैं, इस बात को ध्यान करो दोस्तों। ध्यान देना, जैसे आप दक्षिण भारत में जाते जाओगे तो वहां पे होगा क्या? वहां पर इस तरह का मौसम का प्रकोप नहीं होता है, लगभग गर्मी का सीजन रहता है वहां पर। दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर लगभग गर्मी का सीजन रहता है, तो हर मौसम में वहां पर चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना। हाँ, रबी में भी तिलहन फसल होती है, खरीफ में भी तिलहन फसलें होती है। तिलहन फसलें तो वो है जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन फसलों में तिल नहीं है। तिलहन फसलों में तिल को शामिल किया जाता है, लेकिन तिल के अलावा मूंगफली है, तारामीरा है, अरंडी है, सोयाबीन है, ये सारी सारी क्या दोस्तों? ये भी तिलहन फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। अब इसकी विशेषता की बात करेंगे तो राज्य के 2/3 हिस्से पर, राज्य के 2/3 हिस्से पर खरीफ की फसल बोई जाती है। राज्य का 2/3 हिस्सा है, उस पर क्या बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है, ध्यान देना। हाँ, अमन, ओस, बोरो, चावल की 3 फसलें होती हैं। अमन, ओस, बोरो, चावल की 3 फसलें होती है, तो चावल तो वर्ष में 3 बार बोया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, इस बात को ध्यान देना। तो 2/3 हिस्से पर खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल राज्य में लगभग ज्यादातर फसल किसकी होती है? खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल की बात करें दोस्तों, तो खरीफ की फसल में अनाज में सर्वाधिक बोया जाता है राज्य में बाजरा। खरीफ की फसल में अनाज में सर्वाधिक बोया जाता है बाजरा। और अगर दलहन में बात करें इस मामले में, तो दलहन के मामले में मूंग या मोट सबसे ज्यादा इसमें क्या किए जाते हैं? बोए जाते हैं। मोट सबसे ज्यादा इस ऋतु में बोए जाते हैं। तो बाजरा और मोट सबसे ज्यादा बोए जाने वाली फसलें हैं खरीफ की सीजन में। इसके साथ साथ में खरीफ की जो सीजन है उसका 90% जो क्षेत्र आता है वो आता है बरानी भूमि के तहत। बारानी भूमि में आता है 90% क्षेत्रफल जो कि खरीफ की फसल बोई जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बारानी भूमि क्या होता है? क्वेश्चन उठता है कि सर ये बारानी भूमि क्या होता है? ध्यान देना दोस्तों, जिस तरीके से आपने इतिहास में पढ़ा होगा, देव मात्रक, अदेव मात्रक, ऐसी भूमि जो फसल के लिए वर्षा पर निर्भर होती है। देव मात्रक यानी किस पर? देवता की इच्छा पर, देवता की कृपा पर निर्भर होती है। और कुछ ऐसी भूमि, हाँ, और कुछ ऐसी भूमि जो कि सिंचाई साधनों से, जहां पर सिंचाई की जाती है, नहर के द्वारा, नदी के द्वारा, कुएं नलकूपों के द्वारा। तो बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में खरीफ की फसल का जो 90% हिस्सा है वो बारानी भूमि पर स्थित है। बारानी भूमि का मतलब जो सिंचाई के लिए, जो सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर है, जो सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? वारानी भूमि कहा जाता है। हाँ, इसे क्या कहा जाता है? वारानी भूमि कहा जाता है, जहां पर सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहा जाता है? मानसून या वर्षा पर निर्भर रहा जाता है। और इस खरीफ की फसल के तहत 90% भूमि राजस्थान में किसके तहत आती है? मानसून पर निर्भर भूमि के तहत आती है। यानी फसलें किस पर निर्भर होती है? मानसून पर निर्भर होती है, जिसमें आप देखा जाता है। हाँ, 90% वारानी भूमि है, उस पर क्या बोया जाता है? उस पर बोया जाता है बाजरा। इस 90% बारानी भूमि पर क्या बोया जाता है? बाजरा बोया जाता है। इसका मतलब ये हुआ बाजरे की फसल लगभग मानसून के ऊपर ही क्या है दोस्तों? निर्भर है। बाजरे की फसल लगभग किसके ऊपर निर्भर है दोस्तों? मानसून के ऊपर ही निर्भर है। नेक्स्ट, अगला जायद। एक हुई आपकी रबी की फसल और एक हुई आपकी खरीफ की फसल। रबी की फसल को देखा, रबी की फसल को देखें तो पता चलता है दोस्तों मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, और खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। तो इसके बीच में जो समय बचता है मार्च से लेकर जून तक का, बीच में जो समय बचता है मार्च से लेकर जून तक का, उसमें फसल बोई जाती है। कौन सी? जायद की फसलें बोई जाती है। इस जायद की फसलों में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, और इस जायद की फसलों में तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो फसलें शामिल होती हैं किसमें? आपकी जायद की फसलों में शामिल किया जाता है। तो फसल चक्र के आधार पे 3 भागों में कृषि को बांटा जा सकता है। एक आपका रबी की फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और बीच का जो मौसम होता है वहां पे बोया जाता है दोस्तों जायद की फसल। जायद की फसलों में लगभग सब्जियों का इनका उत्पादन किया जाता है, जिसमें खरबूजा, ककड़ी, लोबिया, आपका खीरा, इन सभी को क्या किया जाता है? इस ऋतु में उत्पादन किया जाता है। देख रहे हो वर्तमान में खरबूजा है, तरबूज है, क्या है? खूब मात्रा में आपका बाजार में उपलब्ध है, जिसका कारण क्या है? ये जायद की ऋतु में ये फसल को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो ये तो बात हुई फसल चक्र के आधार पर कृषि का विभाजन। अब बात करते हैं उपयोग के आधार पर कृषि। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर कृषि की बात की जाए तो उपयोग के आधार पर कृषि को देखेंगे दोस्तों, तो उपयोग के आधार पर कृषि को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिसे आपने कहा था खाद्यान्न फसलें, और दूसरा जिसे आपने कहा व्यापारिक फसलें।
एक है खाद्यान्न फसलें और दूसरी है व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें की बात करेंगे तो खाद्यान्न फसलों को दो भागों में बांटा जाता है। खाद्यान्न फसलें दो भागों में आ जाएगी। खाद्यान्न में दो चीजें शामिल होती है, एक अनाज और दूसरा दलहन। खाद्यान्न फसलों को दो भागों में बांटा जाता है। खाद्यान्न में दो बातें आ जाती है, एक होता है अनाज और दूसरा होता है दलहन। तो सबसे पहले बात करते हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर बात किया जाए दोस्तों, उपयोग के आधार पर बात किया जाए तो उपयोग के आधार पर दो प्रकार की फसलें हैं। एक उपयोग के आधार पर दो प्रकार की फसलें हैं खाद्यान्न में, एक अनाज, एक अनाज। और अनाज की बात की जाती है, हाँ अनाज की बात की जाती है तो अनाज में शामिल होता है गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, रागी। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इसे क्या कहा जाता है? हाँ इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका अनाज। और दूसरा जो खाद्यान्न फसल आता है, खाद्यान्न में दूसरी फसलें वो है दलहन। तो खाद्यान्न फसलों में दो भाग होते हैं, एक तो आपका अनाज और दूसरा दलहन। अब दलहन की बात करें तो दलहन में चना, भाई वो फसलें जिनसे दालें तैयार की जाती हैं, चना, मूंग, मोठ, चंवला, उड़द, सोयाबीन, उड़द, सोयाबीन, मटर, अरहर, ये सारी की सारी जो दालें हैं, इस सारी की सारी फसलों किसमें शामिल किया जाता है? दलहन में शामिल किया जाता है। दोनों का उपयोग खाने के लिए उगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, खाद्यान्न फसलों का एक हिस्सा हो गया अनाज और दूसरा हिस्सा हो गया दलहन। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे रागी क्या होता है। जिस तरीके से राजस्थान में मोटा अनाज के रूप में बाजरा खाया जाता है, पंजाब में बात करोगे तो मोटा अनाज के रूप में मक्के की रोटी बहुत ज्यादा उपयोगी वहां पर काम में ली जाती है। तो थोड़ा सा जैसे नीचे उतरते हैं महाराष्ट्र की तरफ, वहां पर मोटे अनाज के रूप में किसको काम में जाता है? रागी को काम में लिया जाता है। रागी असल में देखा जाए तो दोस्तों क्या है? एक आपका खाद्यान्न फसल है, तो किसमें शामिल किया जाता है? अनाज में शामिल किया जाता है। तो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारी तरीके से फसल है। हाँ सोयाबीन तो तिलहन है, जल्दी ध्यान देना, सोयाबीन को दलहन के रूप में भी काम में लेते हैं, सोयाबीन को तिलहन के रूप में भी काम में लेते हैं। सोयाबीन को आप दलहन के रूप में भी काम लेते हैं, सोयाबीन को किस रूप में काम लेते हैं? तिलहन के रूप में काम लेते हैं। तो सोयाबीन को दोनों जगह पे जोड़ा जाता है, सोयाबीन और तिलहन, और सोयाबीन का आपका दलहन के रूप में। अब बात करते हैं व्यापारिक फसलों की। तो दोस्तों व्यापारिक फसलों को कई भागों में बांटा जा सकता है। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जिनको किस कारण से उपयोग में किया जाता है? बेचने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, व्यापारिक फसल, अगर व्यापारिक फसल की बात करें तो व्यापारिक फसल कई भागों में बांट सकते हैं। व्यापारिक फसलों में सबसे पहले तिलहन, वे फसलें जिनको तेल निकालने के लिए उगाया जाता है। दूसरा औषधि, औषधि। तीसरा मसाले। चौथा रेशेदार फसल। और पांचवा अन्य। तो व्यापारिक फसलों की बात करें तो व्यापारिक फसलों को कई भागों में बांटा जाता है, जिनमें तिलहन, औषधि, मसाले, तिलहन, औषधि, मसाले, और इसके साथ साथ में रेशेदार फसलें और अन्य फसलें। अन्य फसलों का मतलब हुआ इन चारों में से किसी में भी नहीं शामिल किया जाता है। इन चारों में से किसी भी क्षेत्र में नहीं शामिल किया जाता है, उसे किसमें शामिल कर दिया जाएगा? उसे शामिल कर दिया जाएगा अन्य फसलों में। तिलहन फसलों की बात की जाए दोस्तों तो तिलहन फसलों की बात की जाए तो तिलहन फसलों में जिनसे तेल निकाला जाता है वो कौन सी फसल हो गई? तिलहन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सोयाबीन, तारामीरा, तारामीरा, सूरजमुखी, तारामीरा, सूरजमुखी, ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं? ये सारी की सारी दोस्तों फसलों में शामिल की जाती है। किसमें? तिलहन फसलों में शामिल किया जाता है। मूंगफली, तिल, अरंडी, अलसी, अलसी भी किसमें आ जाती है? अलसी का तेल निकाला जाता है, अलसी भी किसमें आ जाती है? अलसी भी शामिल की जाती है दोस्तों तिलहन फसलों में। तो इसके साथ साथ में आपका तिल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, तारामीरा, इसके अलावा सूरजमुखी, इसके अलावा कोई फसल बच गई क्या जो तिलहन फसलों में शामिल किया जा सकता है? अरे भाई सरसों, जो कि इंपॉर्टेंट, सरसों का तेल काम में लेते हो नहीं लेते हो? राई सरसों किससे काम में जाती है? ये तिलहन के रूप में काम में इनको लिया जाता है। तो मूंगफली, तिल, अरंडी, सोयाबीन, तारामीरा, अलसी, सरसों, सूरजमुखी, ये सारी की सारी फसलें जो हैं वो तिलहन फसलों के दायरे में आती है। इनको क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर व्यापारिक फसल। तो व्यापारिक फसल में एक होता है तिलहन और दूसरा होता है औषधि। औषधि के तहत तीन जो आपकी फसलें वो इंपॉर्टेंट राजस्थान में, अश्वगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, सफेद मूसली, और इसके अलावा जो तीसरी फसल है वो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं क्या? इसके अलावा जो तीसरी फसल है, हाँ राई सरसों एक ही बात होगी, राई और सरसों एक ही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अश्वगंधा, सफेद मूसली और इसके अलावा इसबगोल, 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 ये आपकी तीन औषधीय फसलें राजस्थान में भारी मात्रा में उगाई जाती हैं। कौन सी? अश्वगंधा, सफेद मूसली और इसबगोल। इसबगोल का उपयोग आप सभी लोग जानते हो, सफेद मूसली और अश्वगंधा के बारे में बिल्कुल जानते हैं। जो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए सफेद मूसली का उपयोग किया जाता है, मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। इसबगोल, पेट की जो बीमारी होती है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसबगोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो इसबगोल, ठीक है। और इसके साथ साथ मसाले, अगर मसालों में बात करें दोस्तों तो धनिया, जीरा, मेथी, धनिया, जीरा, मेथी, मिर्च, हल्दी, अदरक, सौंफ आदि को किसमें शामिल करते हैं? आदि को शामिल करते हैं दोस्तों किसमें? हाँ अश्वगंधा। अश्वगंधा एक औषधीय फसल होती है। शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक विकारों को दूर करने के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। कई बार वो बाबा जी ना सांस अंदर सांस बाहर वाले रामदेव जी, उनके बारे में उनका कभी आप प्रवचन या योग देखते हैं तो 13 बार वो अश्वगंधा का नाम लेते हैं। ध्यान देना, अश्वगंधा बटी, अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे किसमें आते हैं? औषधि फसलों में। धनिया, जीरा, मेथी, मिर्च, हल्दी, अदरक, सौंफ, ये सारी की सारी राजस्थान की कौन सी फसलें हैं? ये सारी की सारी राजस्थान की आपकी मसाला फसलें हैं। इसके अलावा रेशेदार फसल, वो फसलें जिनसे रेशा तैयार किया जाता है या फिर कपड़ा बनाने के काम में आती है, रेशे के रूप में जिनको काम में लेता है। तो रेशे के लिए काम में लेता है जिनमें एक होता है आपका कपास और दूसरा पटसन, जिसे आप क्या कहते हो? पटसन या सन भी कहते हैं।
पटसन या फिर सन, या फिर इसको एकदम आम भाषा में क्या उपयोग में लिया जाता है, जूट। दो जो फसलें हैं वो किसमें आती है दोस्तों, दो जो फसलें हैं वो किसमें आती है, वो आती है आपके रेशेदार फसलों में। तो रेशेदार फसलों में कपास, पटसन और जूट। सफेद मूसली, सफेद मूसली दोस्तों एक औषधीय फसल है। शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, जो मर्दाना ताकत है उसको बढ़ावा देने के लिए सफेद मूसली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है एक औषधि के रूप में। इसके रूप में, औषधि के रूप में सफेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किशन जी, बिल्कुल किशन जी, विनोद जी, कपास और पटसन, कपास और पटसन दोनों कैसी फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं। अन्य फसलों में देखो दोस्तों, कुछ ऐसी फसलें हैं जो व्यापारिक तो हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो व्यापारिक तो हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो व्यापारिक तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इन चारों में उसको शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मेहंदी, अब मेहंदी न तो तेल निकाला जाता है, न मेहंदी औषधि में शामिल की जा सकती है, न मसाले हैं, न रेशेदार फसलें, तो अन्य फसलों में शामिल होती है। गुलाब, चेती गुलाब की खेती की जाती है, आप सभी लोग जान रहे हो, राजस्थान में गुलाब, अन्य फसलों में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ग्वार, ग्वार व्यापारिक फसल है जिसको अन्य फसलों में शामिल किया जा सकते हो, क्योंकि न तो ये ग्वार तिलहन में शामिल है, न औषधि में, न मसालों में, न रेशेदार में। आपको ये मत कहते ना ग्वार तो खाने के काम में लेते हैं सर, तो ग्वार खाने के काम में इसलिए लेते हो भैया, राजस्थान से संबंधित और हरा कभी देखा है नहीं, इसलिए क्या कहते हैं ग्वार की फली की सब्जी बनाते हैं। राजस्थान का आदमी अपन सारे और राजस्थान के आदमी की क्या आदत है, हरा देखा नहीं, उसको काट पीट के छोकना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वैसे देखा जाए तो ग्वार ग्वार गम के लिए उगाया जाता है, ठीक है, किसके लिए उगाया जाता है, ग्वार ग्वार गम के लिए, व्यापारिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, जो आपका कपड़ा फैक्ट्री में काम में आता है। लेकिन वर्तमान में अपन खुद भी खाते हैं, पशुओं को भी खूब खिलाते हैं ग्वार की। जब तक पक नहीं जाता तब तक अपन खा लेते हैं, पकने के बाद पशुओं खिलाते हैं, उसके बाद में क्या आपका ग्वार गम के लिए फैक्ट्रियों में बेचा इसको जाता है। तो ग्वार, गुलाब, गन्ना, गन्ना व्यापारिक फसल है, व्यापारिक कार्य के लिए इसको उगाया जाता है। बिल्कुल चेती गुलाब की खेती कहां पे की जाती है, राज संबंध में की जाती है। ग्वार, ग्वार उगाने को तो दोस्तों ध्यान देना, ग्वार और गन्ना ये व्यापारिक फसलें हैं, लेकिन इनको इन चारों में नहीं शामिल किया जाता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अन्य फसलों में इनको शामिल करते हैं। तो ये बात है किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। बिल्कुल पुष्कर में भी गुलाब की खेती की जाती है, पुष्कर में भी गुलाब की खेती की जाती है, राजसमंद में गुलाब की खेती की जाती है, दो जगह पे गुलाब की खेती की जाती है। और गुलाब मंडी जो पुष्प मंडी है वो आपकी कुस्केरा अलवर में स्थित है। कहां पे, पुष्प मंडी है वो कुस्केरा अलवर में स्थित है, और इसकी खेती अजमेर और राजसमंद में की जाती है, खेती की जाती है अजमेर और राजसमंद में। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, ये जो मंडी इसकी है वो अगर उद्योग बढ़ाऊंगा तो बात करेंगे, मंडी कहां पर स्थित है, मंडी स्थित है आपका अलवर कुस्केरा में, ठीक है। तो ये बात किसके आधार पर, व्यापारिक आधार पर फसलों का विभाजन। उपयोग के आधार पर अपने फसलों को देखा। उपयोग के आधार पर फसल कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक वो जो खाने के लिए काम आती है, एक वो जो बेचने के लिए काम आती है। व्यापारिक उद्देश्य से इनको उगाया जाता है। आपके 200 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत है, या फिर मान लो 20 बीघा खेत भी है, 10 बीघा खेत भी है, तो भी मिर्ची खाने के लिए 10 बीघा में नहीं उगाई जा सकती, इतनी मिर्ची नहीं खा पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने अगर मिर्ची उगाई तो बेचने के लिए मिर्ची को क्या करते हो, आप उगाते हो। तो ये बात किससे संबंधित दोस्तों, आपका व्यापारिक फसलों से। हाँ, चाय भी व्यापारिक फसल है, चाय को भी किसमें शामिल किया जा सकता है, व्यापारिक फसल। लेकिन अपने यहाँ पे चाय कहाँ से उत्पन्न होगी, अपने यहाँ से चाय का उत्पादन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे चाय का उत्पन्न होता नहीं है। ये बात फसल, एक तो फसल चक्र के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर फसलों का विभाजन। तकनीक के आधार पर फसल चक्र का विभाजन किया जाए। हाँ सर, दसमक और चेती गुलाब होता है, बताओ सर, दसमक और चेती गुलाब की खेती की जाती है, बिल्कुल ठीक है। गुलाब की दो प्रजातियां हैं, एक चेती गुलाब और एक दसमक गुलाब, ये दो प्रजातियां हैं। जैसे सोनार वो सारी किसकी, गेहूं की प्रजाति है ना, उसी तरीके से किसकी प्रजाति है दोस्तों, ये गुलाब की प्रजाति है। दलवीर जी ध्यान देना, ये गुलाब की प्रजाति है। गुलाब की आपकी बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की ये फसलें हैं, दसमक और चेती गुलाब, ठीक है। हाँ, अब देखो तकनीक के आधार पर, तकनीक के आधार पर बात करें फसलों को तो कई भागों में बांटा जाता है, जिनमें तर कृषि, शुष्क कृषि, सीढ़ीदार कृषि जिसे स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। चौथा समोच्च रेखीय कृषि, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समोच्च रेखीय कृषि। पांचवा मिश्रित कृषि। छठा गहन कृषि, नहीं, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, हाँ। नेक्स्ट अगला सातवां विस्तृत कृषि। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो गहन कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, रिले क्रॉपिंग। ये विभिन्न विभिन्न तकनीक के आधार पर, विभिन्न विभिन्न सुविधाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की क्या दोस्तों कृषि व्यवस्था पाई जाती है। तो तकनीक के आधार पर बात करेंगे तो कई प्रकार की कृषि व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। ट्रक फार्मिंग, गहन कृषि, रोपण कृषि, पट्टीदार कृषि, समोच्च रेखीय कृषि, सीढ़ीदार कृषि, झूमिंग कृषि, तर कृषि, शुष्क कृषि, मिश्रित कृषि, सारे के सारे दोस्तों किसके प्रकार हैं, कृषि के प्रकार हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय विविधता के आधार पर, जिस तरह का वहाँ पे जलवायु तंत्र है, जिस तरह पर वहाँ का भौगोलिक तंत्र है, उसके आधार पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों को अपनाया जाता है, जिस तरह का वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ का विन्यास, वहाँ की जलवायु क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। तो एक एक के बारे में देखते हैं कौन सा प्रकार किस टाइप का होता है। देखो इनको पढ़ने के लिए अपन दो दो का जोड़ा बना सकते हैं, जिससे आप कंपेरिजन में इन चीजों को क्या कर सको, पढ़ सको। सबसे पहले देखो दोस्तों, एक आता है शुष्क कृषि, शुष्क कृषि, और दूसरा आता है तर कृषि। एक आता है शुष्क कृषि और एक आता है आपका तर कृषि। शुष्क कृषि, शुष्क कृषि, हाँ शुष्क कृषि, और इसके अलावा दोस्तों तर कृषि। शुष्क कृषि की बात करें, शुष्क मतलब होता है ड्राई एग्रीकल्चर। ड्राई एग्रीकल्चर की बात करें तो उन क्षेत्रों में किया जाने वाला फसलों का उत्पादन, या फिर उन क्षेत्रों में किया जाने वाला फसलों का उत्पादन जहां पे जल की उपलब्धता कम होती है, या फिर जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों का उत्पादन जिनको जल की आवश्यकता कम होती है, क्या कहलाता है, शुष्क कृषि। जैसे मान लीजिए बाजरा, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। बाजरा का फसल अगर 4-5 बार ढंग से लग जाए तो उससे बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है, उससे बाजरे का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की फसल को क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। इनमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और कम जल का उपयोग कर ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे इस प्रकार की फसलों को करने के लिए मानसून पर आधारित रहते हैं। इसके साथ साथ में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अपनाया जाता है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाया जाता है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का मतलब हो गया आपका
स्प्रिंकल जो आपकी इरिगेशन है यानी फव्वारा सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई है, इन सभी पद्धतियों को इसमें क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में दोस्तों, आपका शुष्क कृषि में। तो शुष्क कृषि का मतलब क्या हो गया, जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों का उत्पादन जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है, यानी कम सिंचाई की आवश्यकताओं के साथ में कम जल के साथ में किया जाने वाला फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। तो ध्यान देना, शुष्क कृषि की अगर बात आए तो शुष्क कृषि किसे कहेंगे, कम जल उपलब्धता, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसका उत्पादन किया जाता है, शुष्क कृषि का उत्पादन किया जाता है। और इस शुष्क कृषि में दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाजरे का उत्पादन कर लिया, मूंग को उगा लिया, जिनको कम आवश्यकता होती है पानी की, उनके साथ में दोस्तों कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, शुष्क फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इन शुष्क फसलों के लिए क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया जाता है। और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की बात की जाए, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया जाता है। अगर इस सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें बूंद बूंद सिंचाई, इसमें बूंद बूंद सिंचाई, और इसके साथ साथ में दोस्तों स्प्रिंकल या फिर इसे कहते हैं फव्वारा, फव्वारा सिंचाई, जिसे आप कहते हो स्प्रिंकल जो इरिगेशन या फिर फव्वारा सिंचाई। ध्यान देना दोस्तों, इन सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जब इस प्रकार की फसलों का उत्पादन इनको अपना के किया जाता है तो उसे कहा जाता है शुष्क कृषि। तो क्लियर हुआ शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि से आपका तात्पर्य क्या रहा, कम जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों का उत्पादन जिन्हें जल की कम आवश्यकता होती है, कैसी कृषि कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। तो आप नोट करना चाहो तो इसको लिख लीजिए, कम जल उपलब्धता वाले, कम, हाँ भाई, अच्छा पहले मेरे को जवाब दो, ये लिख रहे हो क्या आप, ये एक बार जवाब देना, ये सारी चीजें लिख रहे हो क्या आप लोग, लिख रहे हो तब तो मैं एक परिभाषा बता दूं, या फिर वीडियो में देख रहे हो तो बार बार वीडियो देखोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी। अगर लिख रहे हो तो मेरे को हाँ ना में जवाब दीजिए, एक बार फटाफट जवाब दीजिए, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उसको। भैया लिख रहे हो क्या इसको, हाँ ठीक है चलिए कोई नहीं। तो लिखो इसकी परिभाषा, लिखिए इसकी परिभाषा, कम जल उपलब्धता वाले, हाँ, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों का उत्पादन करना, कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिनमें जिनमें सिंचाई हेतु जल की कम आवश्यकता होती है, जिनमें सिंचाई हेतु जल की कम आवश्यकता होती है। इस प्रकार की फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अपनाया जाता है, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिनमें फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई, स्प्रिंकल व ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई, महत्वपूर्ण है। कौन सिंचाई व्यवस्था में, जहां पर जल की कम उपलब्धता होती है वहां पे शुष्क कृषि का उत्पादन किया जाता है। तर कृषि, तर कृषि से आपका क्या तात्पर्य दोस्तों, अगर तर कृषि की बात करें तो जैसे मान लीजिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की खूब उपलब्धता होती है, और जल की खूब उपलब्धता होती है तो वहां पर ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए चावल नदी घाटियों में उत्पादन किया जाता है, बाढ़ के मैदान में उत्पादन किया जाता है, क्योंकि चावल के खेत कई दिनों तक तो पानी से भरे रहने क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। चावल के खेत कई दिनों तक पानी से भरे रहने आवश्यक होते हैं, इसलिए चावल की फसल का उत्पादन है उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जल की अधिक उपलब्धता होती है, यानी जल की पानी लाना अधिक उपलब्धता या बाढ़ वाले क्षेत्रों में उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे जूट हो गया, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, ये ऐसी फसलें वहीं पे उगाई जाएगी जहां पर जल की खूब उपलब्धता होती है। बिना जल की उपलब्धता के ऐसी फसलों का उत्पादन संभव नहीं होता है, तो इस प्रकार की फसलें जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है तर कृषि। तो तर कृषि जल की अधिक उपलब्धता वाले या बाढ़ वाले क्षेत्रों में उन फसलों का उत्पादन जिन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए चावल का उत्पादन हो गया, जूट का उत्पादन हो गया, ये ऐसी फसलें हैं जिनको आवश्यकता अधिक होती है, और इस उत्पादन को क्या कहा जाता है, तर कृषि कहा जाता है। कृषि का यह प्रकार क्या कहलाता है, तर कृषि कहलाता है। नेक्स्ट अगला एक आता है सीढ़ीदार कृषि। एक शब्द है सीढ़ीदार कृषि या फिर इसे कहते हैं पट्टीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि या फिर पट्टीदार कृषि। दोस्तों ध्यान दीजिए, पट्टीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि से क्या मतलब है, एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान देना। जब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है, हाँ, जब किसी भी, नहीं गन्ना इसमें नहीं आता है, गन्ने को इतनी ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है जल की, बहुत ज्यादा गन्ने को जल डाला जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, उसकी तो सरकारी क्या हो जाएगी, सरकारी जमीन में चली जाएगी। सीढ़ीदार कृषि या पट्टीदार कृषि। दोस्तों अगर ज्योग्राफिकल आप फीचर्स को जानते हो तो किसी भी पहाड़ की आकृति इस तरीके से होती है,
ठीक है, एक तरफ ढलान खूब होती है और दूसरी तरफ ढलान क्या होती है, कम होती है। तो हमेशा आबादी वो उस स्थान पे रहती है जहां पे ढलान क्या होती है, कम होती है। आबादी कौन से स्थान पे रहेगी, जहां पे ढलान क्या होती है, कम होती है। अब जहां पे आबादी रहेगी वहां पर, जहां पे आबादी होगी वहां पर कृषि कार्यों भी किए जाएंगे या फिर कृषि कार्यों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कृषि आवश्यक होती है। तो दोस्तों ध्यान देना। हाँ हाँ जी दोस्तों ध्यान देना, क्या होता है आपका, आबादी उस क्षेत्र में रहती है जहां पर ढाल पर्वत का कम होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी के, ध्यान देना एक बार। एक तरफ ढाल एकदम से तीव्र होता है और दूसरी तरफ ढाल क्या होता है, कम होता है। जहां पे ढाल कम होता है आबादी उसी क्षेत्र में आवास करती है, निवास करती है। जो आबादी जहां पे निवास करती है वहां पे उनको कृषि कार्य की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे जब कृषि कार्य करेंगे तो पानी है वो क्या हो जाएगा, पानी की वजह से क्या हो जाएगा, आपका कटाव होगा। पानी बनने की वजह से क्या होगा दोस्तों, कटाव होगा। इसी कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इन पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि को समतल बना लिया जाता है। हाँ, भूमि को क्या बना लिया जाता है, समतल बना लिया जाता है। और भूमि को समतल बनाकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, सीढ़ीदार या पट्टीदार कृषि कहते हैं। पट्टीदार कृषि कैसे, जब भूमि को समतल बनाया जाता है दोस्तों तो भूमि इस प्रकार से समतल होकर निकल के आती है। एक सीढ़ी के रूप में जो भूमि समतल होकर आती है उसे क्या कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि। अब क्या होगा, अब ये जल का जो बहाव होगा, ये जल का बहाव होगा इस तरीके से क्या करेगा, ज्यादा कटाव नहीं करता है, धीरे धीरे इसका बहाव कम हो जाता है। इस कारण से इस कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है। तो आप समझे होंगे सीढ़ीदार या पट्टीदार कृषि, सीढ़ीदार या पट्टीदार कृषि किसे कहते हैं दोस्तों, क्लियर हो गया। सीढ़ीदार या पट्टीदार कृषि की बात करें, स्ट्रिप फार्मिंग की बात करें तो स्ट्रिप फार्मिंग किसे कहते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग किसे कहते हैं, क्या कहेंगे। पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में, पहाड़ी ढलानों की विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भूमि को समतल बनाकर किए जाने वाले कृषि कार्य सीढ़ीदार कृषि की श्रेणी में आते हैं। पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में मिट्टी को समतल बनाने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भूमि को समतल बनाकर किए जाने वाले कृषि कार्य किसकी श्रेणी में आते हैं, सीढ़ीदार कृषि की श्रेणी में, स्ट्रिप फार्मिंग के तहत आते हैं। क्या कहेंगे स्ट्रिप फार्मिंग को, पहाड़ी ढलानों के, पहाड़ी ढलानों के, पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में, दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, हाँ जी हाँ, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भूमि को समतल बनाकर किए जाने वाले कृषि कार्य किसकी श्रेणी में आते हैं, सीढ़ीदार कृषि की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो हाँ रेणु जी ध्यान देना, राजस्थान में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में कई बार देखने को मिल जाता है, सिरोही जैसे स्थान पर कि कुछ जो एरिया है वहां पर इस प्रकार का कृषि कार्य किए जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है, सीढ़ीदार कृषि से कहा जाता है। तो दोस्तों सीढ़ीदार कृषि अब आपको क्लियर हो चुका होगा। पहाड़ी ढलानों की विपरीत दिशा में मिट्टी को समतल करके किए जाने वाले कृषि कार्य किसके तहत आते हैं, सीढ़ीदार कृषि के तहत आते हैं, या फिर पट्टीदार कृषि कहा जाता है, या फिर इनको कहा जाता है दोस्तों स्ट्रिप फार्मिंग। अब आगे बात करते हैं, एक होती है सीढ़ीदार कृषि और एक होता है दोस्तों, एक होता है सीढ़ीदार या पट्टीदार कृषि और एक होता है समुच्चय रेखीय कृषि। समुच्चय रेखीय कृषि, समुच्चय रेखीय कृषि दोस्तों, समुच्चय रेखीय कृषि की बात करें तो इसे कहा जाता है काउंटर फार्मिंग, कंटूर या फिर काउंटर फार्मिंग कहा जाता है, या फिर कंटूर फार्मिंग से कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग से कहा जाता है, काउंटर फार्मिंग या कंटूर फार्मिंग से कहा जाता है, काउंटर फार्मिंग, समुच्चय रेखीय कृषि। वैसे तो समुच्चय रेखीय कृषि अगर हिंदी में शब्द देखते हैं तो आपको समझ आ जाता होगा, कंटूर फार्मिंग या फिर समुच्चय रेखीय कृषि हिंदी में नाम देखने से आपको समझ आता होगा। समुच्चय यानी समान ऊंचाई पर, रेख यानी रेखा, समुच्चय यानी समान ऊंचाई पर, रेख यानी रेखा, यानी समान ऊंचाई पर एक रेखा बनाकर, रेखा किसकी, पेड़ों की, रेखा किसकी, पेड़ों की, समान ऊंचाई पर एक रेखा बनाकर, किसकी, पेड़ों की रेखा बनाकर किए जाने वाले कृषि कार्य क्या कहलाते हैं, समुच्चय रेखीय कृषि कहलाता है। जैसे मान लीजिए सेम टू सेम उसी तरीके से हमेशा हमेशा ध्यान करना, पहाड़ी ढलान एक तरफ तीव्र होती है और दूसरी तरफ पहाड़ी ढलान क्या होती है, कमजोर होती है, थोड़ी सी निम्न होती है। जहां पर पहाड़ी ढलान निम्न होती है वहीं पर हमेशा आबादी निवास करती है, इस बात को ध्यान करना, वहीं पर आबादी निवास करती है जहां पर पहाड़ी ढलान क्या होती है दोस्तों, आपकी क्या होती है, निम्न होती है। तो निम्न जो पहाड़ी ढलान होती है, फिर पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों की कतारें लगा दी जाती है। मिट्टी कटाव को रोकने के लिए एक ही लाइन में पेड़ों की क्या लगा दी जाती है, कतारें लगा दी जाती है, इस तरीके से। ये एक ही ऊंचाई पर जो मिट्टी पेड़ों की क्या लगा देते हैं, कतारें लगा देते हैं। अब आप सभी लोग जानते हो पेड़ों की अगर कतारें लगा देंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। और इसी प्रकार मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर पेड़ों की कतार लगाकर किए जाने वाले कृषि कार्य किसके तहत आते हैं, काउंटर फार्मिंग के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं, काउंटर फार्मिंग के तहत आते हैं, समुच्चय रेखीय कृषि के तहत आते हैं। तो फिर समुच्चय रेखीय कृषि की परिभाषा लिख दें, क्या लिखेंगे, पहाड़ी पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में, पहाड़ी ढलानों के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर
पेड़ों की कतार लगाकर किए जाने वाले, पेड़ों की कतार लगाकर किए जाने वाले कृषि कार्य, किए जाने वाले कृषि कार्य समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। ये कृषि कहाँ की जाती है भैया? जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे कृषि की जाती है। क्या राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? क्या अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसके तहत आप देखते हो सिरोही है, राजसमंद है, उदयपुर है, ऐसे कुछ जिले जो पहाड़ी जिलों के श्रेणी में आते हैं, वहाँ पर कई बार इस प्रकार की खेती की जाती है। ये तकनीक है। तकनीक का मतलब जैसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे उसी आधार पर तकनीक को अपनाया जाता है। नोट कीजिए इसको। पहाड़ी ढलानों की विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक ही लाइन में पेड़ लगाकर किए जाने वाले कृषि कार्य किसकी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों आपके समोच्च रेखीय काउंटर फार्मिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक शब्द आता है झूमिंग। या फिर स्थानांतरित कृषि। झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि। ध्यान दें दोस्तों, झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। हाँ, झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि। दोस्तों होता क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में भू उपयोग के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। आदिवासी क्षेत्रों में भू उपयोग के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो करते क्या है, किसी भी जंगली जंगल में इस क्षेत्र को काटा या जलाया, काटकर या जलाकर भूमि प्राप्त कर ली, फिर यहां पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। 1 साल 2 साल 3 साल इसी जमीन पर खेती की जाती है, तो होगा क्या, इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस साल जलाया था, काटा था, उस समय तो भूमि में उपजाऊ क्षमता थी। चाहे पेड़ों को जलाओ चाहे उनको काटो, कुछ ना कुछ तो उसके औषधि तत्व कहां पर, उनके जो पोषक तत्व कहां पर रहेंगे, जमीन में रहेंगे। अब जैसे ही जमीन खराब होती है, उनको लगता है चलो भाई माता का प्रकोप हो गया, इसको चेंज करो, तो वो दूसरी जगह पर काटते हैं, उसकी जगह पर जमीन खेती करना शुरू कर देते हैं। 3-4 साल बाद में वो जमीन भी अनउपजाऊ लगती है, तो वहां पे आते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि जो जमीन छोड़ी थी वो वापस उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार इन आदिवासियों के द्वारा जमीन को जंगलों से काटकर या जलाकर प्राप्त की गई जमीन पर घूम घूम कर जो कृषि कार्य किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है झूमिंग कृषि। यानी आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर व काटकर प्राप्त किए गए कृषि क्षेत्रों पर घूम घूम कर कृषि करना, बदल बदल कर भूमि को परिवर्तन करके झूम झूम कर बदल बदल के जो कृषि कार्य किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानांतरित या फिर झूमिंग कृषि इनको कहा जाता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि से कहा जाता है। खेती यानी बदल बदल कर किए गए कृषि कार्य क्या कहलाते हैं, झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों को काटकर या जलाकर प्राप्त किए गए क्षेत्रों पर भूमि में परिवर्तन कर किए जाने वाले कृषि कार्य झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं। झूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि कहलाते हैं अगर कृषि कार्य जो जमीन को बदल बदल कर, भूमि को बदल बदल कर जो कृषि कार्य किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्थानांतरित या फिर झूमिंग कृषि की श्रेणी में इनको रखा जाता है। दोस्तों अगर ध्यान दीजिए, राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में झूमिंग या स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। राजस्थान में झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। ध्यान देना, राजस्थान में कृषि का क्या नाम है, वालरा। लेकिन राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है या राजस्थान में जो आदिवासी हैं, आदिवासी में कौन से, भील। राजस्थान में भील आदिवासियों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे दो भागों में बांटा जाता है, दो नाम से संबोधित किया जाता है। एक कहते हैं दजिया और एक कहते हैं चीमाता। एक दजिया और एक चीमाता। राजस्थान में किए जाने वाले जो कृषि कार्य हैं उनको दो नामों से जाना जाता है, एक आपका दजिया और एक आपका चीमाता। जो भील आदिवासी है, राज्य की जो भील आदिवासी है, वो दजिया और चीमाता नाम से स्थानांतरित कृषि को जानती है। दजिया और चीमाता की बात करें दोस्तों, तो अब इसमें थोड़ा सा गौर करना, दजिया किसे कहा जाता है और चीमाता किसे कहा जाता है। अगर भील जातियों के द्वारा समतल भूमि पर ऐसा किया जाता है, यानी समतल भूमि पर उगे हुए जंगलों को काटकर उनको जलाकर कृषि की जाती है, तो उसे कहा जाता है दजिया। लेकिन अगर पहाड़ी भूमि को काटकर जलाकर भूमि प्राप्त की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, चीमाता कहा जाता है। तो चीमाता का मतलब समझ लेना, चोटी। चोटी से मतलब क्या होगा, चीमाता। चोटी से मतलब क्या होगा, चीमाता। चोटी किसकी होती है, पहाड़ की। चोटी किसकी होती है, पहाड़ की। तो ध्यान देना, एक आपका दजिया और दूसरा चीमाता। दजिया से तात्पर्य हुआ भील आदिवासियों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर या जलाकर, जंगलों को जलाकर या काटकर आपके कृषि कार्य किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है चीमाता। और दजिया मैदानी भागों के जंगलों को काटकर जलाकर जो कृषि क्षेत्र प्राप्त किए जाते हैं, जहां पर कृषि की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दजिया। तो ध्यान दें दोस्तों, एक दजिया और दूसरा चीमाता, एक दजिया और दूसरा चीमाता। ये बात किसके बारे में, आपके आदिवासी भीलों के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते हैं उनके बारे में। आदिवासी भीलों के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते हैं उनके बारे में। तो ये तो आपकी राजस्थान में वालरा फसल की बातें। नेक्स्ट अगला आगे चर्चा की जाए, अगर अपन आगे चर्चा करें तो ध्यान दें दोस्तों, अगला जो अपना फसल का प्रकार है वह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कृषि का वह प्रकार
मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब, हाँ चिमाता वापस बताइए, चिमाता, चिमाता ध्यान दीजिए दोस्तों, चिमाता, चिमाता का मतलब होगा स्थानांतरित कृषि। एक नाम है जो भील आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए काम में लिया जाता है। एक नाम है जो आदिवासियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए काम में लिया जाता है, और स्थानांतरित कृषि के लिए जो इनके द्वारा पहाड़ों पर कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। आदिवासी भीलों के द्वारा पहाड़ों पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। वरना संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, पूरे राजस्थान की अगर बात करें, राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। राज्य के हिसाब से देखेंगे तो इसे कहा जाता है वालरा, लेकिन भील आदिवासी द्वारा इसे चिमाता नाम लिखा जाता है और दूसरा नाम कहा जाता है आपका दजिया। नेक्स्ट, अगला आगे बात करते हैं मिश्रित कृषि की। आगे चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान करना, हाँ मिश्रित कृषि। ये क्लास यूपीएससी के लिए क्या नहीं भैया, यूपीएससी के लिए नहीं, राजस्थान विशेष के लिए है। राजस्थान का जो सिलेबस है वो कराया जा रहा है इसमें। यूपीएससी वाली क्लास है वो 9-15 से 11-15 तक चलेगी, 9-15 से 11-15 तक चलेगी। विशाल जी ध्यान करना, यूपीएससी वाली क्लास, ये जो क्लास है आरएएस एसआई आपके कोई भी टीचर वीचर कोई भी रीट का एग्जाम है उसके लिए, राजस्थान से संबंधित एग्जाम के लिए आपका प्लेटफॉर्म है। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है दोस्तों कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, यानी कृषि का वह प्रकार जहां पर कृषि के साथ साथ में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषि के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन भी किया जाता है। खेती को बढ़ावा यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन भी किया जाता है, यानी वह प्रक्रिया है जहां पर कृषि के साथ साथ में पशुपालन को भी अपनाया जाता है। क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहलाती है। ये लो भैया ब्रेक कर देते हैं, वह कृषि क्या कहलाती है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहलाती है। तो क्लियर है दोस्तों, मिक्स्ड खेती किसे कहेंगे, होता क्या है जहां पर शुष्क जलवायु होती है या फिर अर्ध शुष्क जलवायु होती है, जहां पर कृषि की उत्पादकता कम होती है या मानसून आधारित कृषि होती है। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे 12 महीने तो कृषि की नहीं जाती है। जहां पर क्या होता है, मानसून आधारित कृषि होती है, अब वहां पे 12 महीने तो कृषि की नहीं जा सकती है। जब 12 महीने की कृषि की जा सकती है तो क्या किया जाता है, आय को बढ़ाने के लिए उपाय करते हैं कि भाई आय को बढ़ाने के लिए आप पशुपालन भी कर लो। तो पशुपालन करेंगे तो पशुओं से जो आय होगी, उनके दूध को बेचकर, पशुओं को बेचकर, उनकी ऊन को बेचकर, ठीक है ना, अंडों को बेचकर जो भी आय होगी, उस आय से कुछ जीवन स्तर में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कौन सी कृषि की जाती है, इसलिए की जाती है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, यानी शुष्क तथा अर्ध शुष्क, शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में, शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन के कार्यों को भी अपनाया जाता है। पशुपालन के कार्यों को भी अपनाया जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अगर इसके साथ साथ में पशुपालन को भी अपनाया जाता है तो पशुपालन को अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ये बात भी दोस्तों किसके बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में। हाँ जी, चिमाता बताना, चिमाता दोस्तों क्या है, चिमाता स्थानांतरित कृषि है जो राजस्थान के भील आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों पर अगर स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। राजस्थान की भील आदिवासियों में स्थानांतरित कृषि को दो नामों से जाना जाता है, एक चिमाता और दूसरा, एक तो चिमाता और दूसरा जो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वो क्या कहते हैं, दजिया। ठीक है, हाँ सॉरी, चिमाता और दजिया। अगर मैदानी भागों में किया जाता है उसे दजिया, और पहाड़ी भागों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चिमाता। सॉरी, पहाड़ी भागों में चिमाता, चोटी पर चिमाता, ध्यान रखना, चोटी पर चिमाता, मैदानों में दजिया, चोटी पर चिमाता, मैदानों में दजिया, पहाड़ी भागों में चिमाता और मैदानों में किसकी फसल की जाती है, दजिया को अपनाया जाता है। क्लियर है मंजुला जी, हाँ भाई मंजुला जी क्लियर है, हाँ किशन जी क्लियर है, विशाल जी क्लियर है, समीना जी, सुशीला जी क्लियर है क्या सभी के। अगर ये क्लियर हो गया कंसेप्ट तो मैं आगे बढ़ूँ, एक बार जवाब देना सभी को, अगर ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है तो आगे बढ़े। नोट कर लिया और क्लियर हो गया तो मेरे को एक बार जवाब दे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, अब बात करते हैं अपन किसकी, हाँ दजिया। अरे हाँ झूमिंग कृषि कैसे की जाती है, अरे भैया झूमिंग कृषि वैसे की जाती है जैसे सारी कृषियां की जाती है, बस अंतर इतना सा है, इस झूमिंग कृषि में झूम झूम कर कृषि की जाती है, यानी मैदानों को जो खेत है उसकी जगह को बदल बदल कर कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कही जाती है। ठीक है ना, हाँ चलिए, यस सर, ओके ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, ओके क्लियर है। चलिए ये बात हुई एक तो झूमिंग कृषि की और एक होती है स्थानांतरित कृषि की। दोस्तों अब दो अपने पास में कृषि प्रक्रिया और होती हैं। एक कृषि प्रक्रिया आपके पास है गहन कृषि, जिसे कहते हैं डेंस एग्रीकल्चर, गहन कृषि, और एक शब्द आता है विस्तृत कृषि। गहन कृषि और एक शब्द आता है विस्तृत कृषि, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। ध्यान दें, दोनों को एक साथ आपको समझना है। गहन कृषि ऐसे क्षेत्र जहां पर भू उपलब्धता कम, जन आधिक्य ज्यादा, भू उपलब्धता कम और जन आधिक्य ज्यादा, वहां पर श्रम साधनों से। दूसरा विस्तृत कृषि,
भू उपलब्धता ज्यादा, जनसंख्या कम, जनसंख्या कम, तो अधिक पूंजीकरण और मशीनीकरण की सहायता से। ध्यान देना, एक गहन कृषि, हाँ जोजोबा और होहोबा, हाँ जोजोबा होहोबा की बात करें नीलम जी, ध्यान देना, एक तरीके से झाड़ियां हैं जिनकी बात की जाएगी, जोजोबा होहोबा की बात करेंगे, आप नाम ना लीजिए। सारी की सारी चीजें आपको कृषि में बताई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आती है, फिर जो कृषि से संबंधित है। गहन और विस्तृत कृषि, ये जो गहन और विस्तृत कृषि है इसको आपको एक साथ समझना है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे भूमि की उपलब्धता तो कम और जन आधिक्य ज्यादा होता है, जैसे मान लो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की हालत है, जमीन तो अपने पास में कम है, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे भूमि पर जो आश्रितता है या भूमि की जो उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति कम होती जाती है। अब इस अवस्था में क्या कहा जाता है, जहां पर भूमि तो कम है जन आधिक्य अधिक है, तो वहां पर श्रम, अधिक से अधिक श्रम का उपयोग कर जो कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गहन कृषि। क्योंकि अगर ऐसे क्षेत्रों में अगर आप ज्यादातर मशीनीकरण को काम में ले लोगे तो फिर तो होगा क्या, जनता तो बेरोजगार रह जाएगी, बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार रह जाएगी। तो क्या किया जाता है, गहन कृषि में क्या किया जाता है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां पर भूमि की उपलब्धता कम है, यानी भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के मामले में कम है, वहां पर अधिक श्रम का उपयोग करके, श्रम का अधिक उपयोग करके किए जाने वाले कृषि कार्य क्या कहलाते हैं दोस्तों, श्रम का अधिक उपयोग करके किए जाने वाले कृषि कार्य क्या कहलाते हैं, गहन कृषि कहलाते हैं। कृषि कार्य गहन कृषि कहलाते हैं, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और भूमि की उपलब्धता क्या होती है, कम होती है, तो वहां पर कृषि कार्यों के लिए श्रम का उपयोग अधिक किया जाता है, मजदूरों का उपयोग अधिक किया जाता है, और ऐसे कार्य क्या कहलाते हैं, गहन कृषि कहलाते हैं। विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि जहां पर भूमि की उपलब्धता अधिक है, जैसे मान लो अमेरिका है, रसिया है, कनाडा है, ऐसे देश है जहां पर भूमि खूब मात्रा में पड़ी हुई है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, जनसंख्या कम है। जहां पर भूमि अधिकता है, काम करने वाले लोग कम है, जनसंख्या कम है, वहां पर बड़े बड़े खेतों पर मशीनों की सहायता से किए जाने वाले उत्पादन कार्य क्या कहलाता है, विस्तृत कृषि कहलाता है। दोस्तों ध्यान देना, दोनों ही कृषि तंत्र में एक बात होती है, उत्पादन को बढ़ावा देना। एक में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है किसको देखकर, गहन कृषि को देखकर, और दूसरे में उत्पादन को बढ़ाया जाता है किसको देखकर, जन आधिक्य को देखकर, मजदूरी को देखकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, जहां पर श्रम अधिक है और जहां पर भूमि की उपलब्धता कम है वहां पे गहन कृषि की जाती है, और जहां पे श्रम की उपलब्धता तो कम है और भूमि की उपलब्धता अधिक है वहां पर कौन सी फसल की जाएगी, वहां पे जो फसलों का उत्पादन किया जाएगा उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है गहन कृषि। तो एक होगी गहन कृषि और एक होगी आपकी आपका कौन सा, विस्तृत कृषि। जैसे देखो पूरा का पूरा कनाडा भारतीय ने रोका, पंजाबियों ने, अब पंजाबियों ने रशिया वालों से भी कहा कि साहब हमें आने के लिए कह दो, हम कर लेंगे आपके अगर लोग नहीं है तो कृषि करने वाले। लेकिन आप सीधी सी कहानी जानते हो, रशिया सरकार की भी नीति है बच्चे पैदा करने पर पैसे वो देती है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है। लेकिन अगर एक बार भारतीय पहुंच गया तो शायद रशिया सरकार को अपनी नीति को उलटना पड़ जाएगा। जो रशिया सरकार बच्चे पैदा करने पर पैसे देती है वो नसबंदी पर पैसा करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक बार भारतीय गया और कोई काम हो ना हो इस काम में वो होशियार है, 2 गए 2 से 8 होते हुए उसको टाइम नहीं लगेगा, सारी की सारी खुदा की मेहरबानी उस पर रहती है। तो थोड़ा सा इसमें रशिया सरकार संचेत कर रही है कि एक बार आ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि, गहन कृषि का मतलब भूमि की उपलब्धता कम हो और जन अधिक हो तो क्या किया जाता है, गहन कृषि अपनाई जाती है। भूमि अधिक हो, जनसंख्या कम हो तो अधिक मशीनीकरण की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य क्या कहलाते हैं, आपके विस्तृत कृषि कहलाते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, गहन कृषि को, यानी भूमि की कम उपलब्धता व भूमि की कम उपलब्धता व अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में श्रम की सहायता से या अधिक श्रम की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य, अधिक श्रम की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य गहन कृषि की श्रेणी में आते हैं, गहन कृषि की श्रेणी में आते हैं। विस्तृत कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां पर भूमि की उपलब्धता अधिक है, मशीनीकरण की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य, किए जाने वाले कृषि कार्य विस्तृत कृषि के तहत आते हैं, विस्तृत कृषि के तहत आते हैं। और इस प्रकार के कृषि कार्यों को अधिक मशीनीकरण की सहायता से किया जाता है, इस प्रकार के कृषि कार्यों को अधिक मशीनीकरण की सहायता से किया जाता है। तो एक होता है गहन कृषि और एक होता है दोस्तों कौन सा, विस्तृत कृषि। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, ये क्लियर है तो फिर आगे चर्चा करते हैं। विस्तृत कृषि होगी, गहन कृषि होगी, सीढ़ीदार होगी, काउंटर कृषि होगी। तो अब बात करते हैं, एक होता है रोपण कृषि और एक होता है ट्रक फार्मिंग। रोपण कृषि और एक आपकी ट्रक फार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रक फार्मिंग की। ट्रक फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग का मतलब ट्रकों की खेती। भाई ट्रक फार्मिंग का मतलब ट्रकों की खेती क्या, ट्रक फार्मिंग, इसे कहेंगे ट्रक फार्मिंग। देखो होता क्या है, जहां पे फल तथा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जहां पे फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जब फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तो उन फल और सब्जियों को उत्पादन करना जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा अति आवश्यक है बाजार में बेचना, समय पर बाजार में उपलब्ध करवाना। अगर आपने सब्जियों का उत्पादन किया, मान लीजिए टमाटर का उत्पादन किया है, और जो टमाटर का आपके द्वारा उत्पादन किया गया है उसको आप पहले दिन बाजार में नहीं बेचते हो, तो शायद आज जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना कल पैसा नहीं मिलेगा। फिर आज नहीं बेचा, सोचते कल बेच देंगे, कोई बात नहीं कल बेच दीजिए, कल बेच दीजिए, तो कल बेचा तो और कम दाम मिलेगा। अब आप सोचते हो कल नहीं परसों बेचेंगे, तो भैया परसों बेचने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पे टमाटर पड़ा बिक जाएगा, कोई जरूरत नहीं मकान में जाने की, आप बाजार में जाने की, क्योंकि टमाटर खराब हो गया, उसकी कोई कीमत ही नहीं रही है, अब तो वो टमाटर सड़क पे फेंकने लायक हो गया है। तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का उत्पादन करें, टिंडा खीरा भिंडी किसी भी चीज़ का, जिन भी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है या फल का उत्पादन किया जाता है, तो फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए उत्पाद को बाजार में पहुंचाना अति आवश्यक होता है, और बाजार को अति आवश्यक जो उत्पाद को पहुंचाना होता है उसके लिए परिवहन साधनों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। हाँ खराब हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज में ट्रकों में द्वारा भेजना, किसी भी तरीके से भेज दो, बाजार तक पहुंचने के लिए जो कार्य किया जाता है क्या कहलाते हैं, ट्रक फार्मिंग। ठीक है ना। हाँ, फल तथा सब्जियों के उत्पादन, फल तथा सब्जियों के उत्पादन कार्यों में उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना, उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना अति उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना अति आवश्यक होता है।
उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना अति आवश्यक होता है, जिसमें परिवहन साधनों की महत्वपूर्ण, हाँ ये, हाँ, ट्रक फार्मिंग विदेशी है क्या स्वदेशी है, विदेश में हो स्वदेश में हो कहीं भी हो, ट्रक फार्मिंग विदेश में हो स्वदेश में कहीं भी हो, भारत में करो कहीं भी करो, बाजार तक पहुंचाना तो इतना ही आवश्यक होता है, चाहे कहीं भी हो। अरे पहले ट्रक नहीं थे, पहले ट्रक नहीं तो बैलगाड़ी की सहायता से पहुंचाया जाता था। आप अगर सब्जियों का उत्पादन कर ही रहे हो तो उसको आपको बाजार तक पहुंचाना तो आवश्यक हो ही जाता है, चाहे वो किसी लेवल पे देखो, चाहे वो भारत में चाहे विदेश में। इसमें भारत की विदेशी परिकल्पना से क्या करोगे भैया, साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः यह प्रक्रिया ट्रक फार्मिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। समझ में आ गई दोस्तों, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। अब आती है रोपण कृषि। चाय, कहवा, रबड़, ये सारे किसके तहत आते हैं, रोपण कृषि के तहत आते हैं। किसके तहत आते हैं दोस्तों, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत आते हैं, रोपण कृषि के तहत आते हैं। रोपण कृषि के तहत कैसे, इन कृषि में इस प्रकार की कृषि यानी कृषि का वह प्रकार जिसमें पहले से पौध तैयार करके पंक्तिबद्ध पौधों को लगाकर कृषि कार्य किए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रोपण कृषि कहा जाता है। व्यवस्थित रूप से पौधों को क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रोपण कृषि। क्या कहा जाता है उसे, रोपण कृषि। यानी पौधों को पंक्तिबद्ध लगाकर, पौध को तैयार करके उन पौधों को पहले एक साथ तैयार कर लिया जाता है, फिर पौधों को लगाया जाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, रोपण कृषि। बिल्कुल चावल को भी इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन रोपण कृषि में लगभग बागवानी फसलें आती है। जो बागवानी फसलें हैं, एक बड़े बड़े बागानों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चाय के बागान। चावल का खेत, चाय का खेत नहीं होगा, चाय का क्या होगा, बागान होगा। चावल का क्या होगा, खेत होगा। कौवा क्या होता है, कौवा एक तरह का पेय पदार्थ है। जो कॉफी होती है, कॉफी जो किससे प्राप्त होती है, कैफीन या कॉफी किससे प्राप्त होती है, इसी कौवे से क्या होती है, प्राप्त होती है। हाँ, चावल भी रोपण में आता है ना, बिल्कुल चावल का भी क्या कहता है, रोपण कहता है। प्याज की भी अपन बात करते हैं, प्याज की भी एक साथ पौध तैयार करके लगाते हैं, मिर्च को भी एक साथ पौध तैयार करके इसी तरीके से लगाया जाता है। कई सारी होती है फसलें जिनको रोपण यानी पौध तैयार करके अपन लगाते हैं। प्याज, लहसुन का क्या करते हैं, प्याज का क्या करते हैं, प्याज की पौध तैयार करते हैं। एक तरीके से तो मिर्च की पौध तैयार करते हैं, फिर उनको अलग लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो बागानी रूप में की जाती है उसे क्या कहा जाता है, रोपण कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोपण कृषि कहा जाता है। और एक शब्द आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग कैसे, मान लो एक खेत है, इस खेत में यहां पर नारियल के पेड़ लग रहे हैं, नीचे फसल का उत्पादन चल रहा है, एक फसल और लगा दी खेत में इसी के साथ ही। जब तक ये फसल पक्के तैयार होगी, इस फसल को काटेंगे, तब तक नीचे वाली फसल पक्के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ऊपर आपका नारियल तो पक ही रहा है, नीचे आपकी दूसरी फसल भी चल रही है, तीसरी फसल भी चल रही है, तो रिले क्रॉपिंग। यदि किसी एक भूमि पर एक ही वर्ष में 4 फसलें, 2 से अधिक या 4 तक फसलें ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपका रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। हाँ, टमाटर को तैयार करके लगाते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल निरंजन जी आपकी बात ठीक है। तो रोपण का रिले क्रॉपिंग में, रिले क्रॉपिंग का क्या कहेंगे, कृषि का वह प्रकार, कृषि की वह तकनीक जिसमें एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन लिया जाता है। 4 फसलों का उत्पादन लिया जाता है, क्या कहलाती है, आपकी रिले क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। एक ही भूमि पर अगर 4 फसलों का उत्पादन लिया जाता है तो उसे कहा जाता है रिले क्रॉपिंग, यानी रोपण कृषि हो गई, रिले क्रॉपिंग हो गई। इसके अलावा आपने देखी ट्रक फार्मिंग, इसके अलावा ट्रक फार्मिंग से पहले गहन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि का मतलब भूमि की उपलब्धता कम है, विस्तृत कृषि का मतलब भूमि की उपलब्धता ज्यादा है। मिश्रित कृषि जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि की जाती है। आदिवासी लोगों को कृषि का ज्ञान कम होता है, इसलिए कौन सी कृषि करते हैं, आपकी जमीन कृषि की जाती है। समोच्च रेखीय कृषि और इसके अलावा सीढ़ीदार कृषि, पहाड़ी ढलानों में समोच्च रेखीय कृषि और सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इसके अलावा शुष्क जो आपका क्षेत्र होता है वहां पे शुष्क कृषि, जो आपका तर क्षेत्र होता है वहां पे क्या किया जाता है, तर कृषि किया जाता है। तो तकनीक के आधार पर कई प्रकार से फसलों को बांटा जाता है, कई प्रकार से कृषि को बांटा जाता है। इसके अलावा कई बार फसलों को या उत्पादन को किसी फसल विशेष के आधार पर जाना जाता है, यानी किसी फसल विशेष के उत्पादन के आधार पर उसको क्या जाना जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ विशेष प्रकार के आधार पर, विशेष उत्पादन के आधार पर भी इनको क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। विशेष उत्पादन के आधार पर कैसे, जैसे मैं कहूं एपी कल्चर, नाम सुना होगा, एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या किसे कहा जाएगा, मधुमक्खी पालन। शहद उत्पादन करने के लिए जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हाँ दोस्तों ध्यान देना, एपी कल्चर जो मधुमक्खियों का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। दूसरा आता है सेरी कल्चर, तो सेरी कल्चर से तात्पर्य होता है रेशम कीट का पालन। रेशम कीट पालन क्या होता है, सेरी कल्चर। एक शब्द आता है पीसी कल्चर। हाँ भाई, पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर, एक बार जवाब देंगे सभी को पता होगा पीसी कल्चर का, पीसी कल्चर, हाँ पीसी कल्चर से क्या संबंधित है, पीसी कल्चर बताइए, जिससे पहले मैं दूसरा लिख रहा हूं। पीसी कल्चर, हाँ भाई पीसी कल्चर से क्या मतलब है, रेशम कीट पालन तो सेरी कल्चर है, फिश पालन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। पीसी कल्चर का मतलब क्या होगा, मत्स्य पालन,
वर्मी कल्चर जो आपका किसान मित्र कहा जाता है, वर्मी कल्चर जो आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, हाँ वर्मी कल्चर जो आपका कहा जाता है किसान का मित्र केचुआ पालन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन क्या कहा जाता है, विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ पालन हो गया। एक शब्द आता है फूल, और फूल को कहते हैं फ्लावर, तो फ्लावर से बना फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। एक शब्द आता है फ्रूट, और फ्रूट से बन गया फ्रूटिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हाइड्रोकल्चर, तो एक है एक्वाकल्चर, हाइड्रोकल्चर, और एक आपका एक्वाकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हाँ बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, अभी बताते हैं हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी। ध्यान दे, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का उत्पादन, फ्रूटिकल्चर यानी फलों का उत्पादन, ओलेरिकल्चर यानी सब्जियों का उत्पादन। एक इसमें लिख देते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये इसमें आता है बागवानी, हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा दोस्तों बागवानी। तो ये कुछ कल्चर हो गए विशेष प्रकार के, हाँ हॉर्टिकल्चर बागवानी, ओलेरिकल्चर सब्जी का उत्पादन, फ्रूटिकल्चर फलों का उत्पादन, और फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर मत्स्य कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हाँ एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, हाँ हाइड्रोकल्चर और एक्वाकल्चर, हाइड्रोकल्चर और एक्वाकल्चर, इसको दूसरी साइड बता देता हूं, हाइड्रोकल्चर और एक्वाकल्चर। हाइड्रोकल्चर और एक्वाकल्चर, हाइड्रोकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। हाइड्रोकल्चर किसे कहते हैं, हाँ मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की बिल्कुल मोनोकल्चर है। हाइड्रोकल्चर दोस्तों कई बार देखते हैं, कई घरों में जाते हैं तो वहां पर ये मनी प्लांट का पौधा लगा रहता है, और मनी प्लांट का जो पौधा है वो केवल पानी में ही लगाया रहता है, कोई आपका मिट्टी विट्टी नहीं होती है, ठीक है ना, पानी में ही उसकी जड़ें लटकती रहती है। देखा कई बार बोतल में मनी प्लांट का पौधा पड़ा रहता है और उसकी जड़ें कहां पे रहती है, पानी में लटकी रहती है, तो यानी बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना, बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों, हाइड्रोकल्चर, ठीक है ना, हाइड्रोकल्चर। एक आपका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर यानी एक्वा का मतलब होता है पानी, भाई एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी होता है, इस बात को ध्यान कीजिए। तो अब पानी में मछलियों का उत्पादन तो किया जाता है, इसके अलावा भी पानी से, इसके अलावा भी पानी से है, झींगा है, केकड़ा है, इनकी भी तो खेती की जाती है। भाई समुद्र से केवल मछलियों का पालन थोड़ी किया जाता है, केकड़ा है, झींगा है, इनकी भी तो पालन किया जाता है। तो केकड़ा और झींगा का जो पालन किया जाता है इसे क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर यानी समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का पालन या फिर समुद्री जीवों का उत्पादन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कहलाता है, हाँ समुद्री जीवों का जो उत्पादन है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है एक्वाकल्चर, वो कहा जाता है एक्वाकल्चर। मोनोकल्चर, एक बार में एक ही फसल को बोना मोनोकल्चर। और दोस्तों पॉलीकल्चर, जैसे मोनोकल्चर वैसे क्या हो जाएगा, पॉलीकल्चर, जैसे मोनोकल्चर वैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ हाइड्रोकल्चर का उदाहरण, हाइड्रोकल्चर मनी प्लांट लगाई रहती है ना, मनी प्लांट लगाई रहती है, हाँ लक्की बम्बू बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है, हाँ सिंगाड़ा बिल्कुल ये भी बात ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, सिंगाड़ा भी ऐसे होता है, इसकी जड़ क्या रहती है, पानी में रहती है, सिंगाड़ा भी इसकी जड़ भी कहाँ रहती है, पानी में रहती है, बिल्कुल उदाहरण किसका है, ये हाइड्रोकल्चर का उदाहरण है, बिल्कुल नीलम जी ठीक है बात आपकी, हाँ। और कोई एक है पॉलीकल्चर और एक आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब एक ही बार में क्या किया जाना, एक बार में एक ही फसल का उत्पादन करना, मोनोकल्चर हो जाएगा। और पॉलीकल्चर एक बार में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या हो जाएगा दोस्तों, मोनोकल्चर हो जाएगा। एक बार में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या हो जाएगा, मोनोकल्चर हो जाएगा। तो ये बात हुई विभिन्न प्रकार के कल्चर के बारे में जो कई बार पूछा जाता है। तो ये कुछ फसलों के प्रकार आज आपने डिस्कस किए हैं। सिल्वीकल्चर, बिल्कुल सिल्वीकल्चर आपका वनों का विकास और प्रबंधन क्या है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनों का विकास और प्रबंधन क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। अनिल जी बिल्कुल ठीक है, चलो इसको भी मैं लिख देता हूं, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनों का विकास व प्रबंधन। वनों का विकास और प्रबंधन क्या कहलाता है दोस्तों, सिल्वीकल्चर कहलाता है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अनिल जी बिल्कुल ठीक है। अनिल जी की बात, सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों, हाँ सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है, वनों का विकास और प्रबंधन को कहा जाता है। ये कई सारे कल्चर हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई सारे कल्चर हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विभिन्न प्रकारों की अपन ने चर्चा की, जो राजस्थान या भारत में कहीं भी इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार कृषि, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों ध्यान दीजिए समोच्च की कृषि का उत्पादन किया जाता है। बागान होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, बागान जो भूमि होती है वहां पर क्या किया जाता है, कौन सी भूमि का बागान, जैसे मान लो चाय के बागान है, आपका नारियल के बागान है, या फिर कौवा का बागान है, तो वहां पे बागान कृषि को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार के कृषि के जिनको अलग अलग। अब दोस्तों बात करते हैं कृषि में उत्पादन की, कृषि में उत्पादन की। राजस्थान में कृषि में उत्पादन देखते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर उतना उत्पादन नहीं है जितना राज्य का क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो उतना उत्पादन नहीं है जितना राज्य का क्षेत्रफल है, जिसके पीछे कारण है राज्य की एक तो भौगोलिक परिस्थितियां और उसके बाद में जलवायु परिस्थितियां। जलवायु परिस्थिति की बात करें तो कृषि मानसून पर आधारित है, मानसून अनिश्चित है।
वर्षा बहुत ज्यादा कम है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो भौगोलिक क्षेत्रों की हालात ये है कि 61% से ज्यादा इलाका है वो मरुस्थलीय है, तो उत्पादन राजस्थान का कम ही रहता है। कुछ सिंचाई व्यवस्था को, तकनीक को, इनको बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ संगठनों की स्थापना की गई है जो राजस्थान में एग्रीकल्चर या कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं इसी वक्त पर, इसी के साथ कुछ आगे बढ़ाएंगे राजस्थान में कृषि का उत्पादन और इसके साथ साथ में राजस्थान में कृषि का उत्पादन और इसके साथ साथ में दोस्तों राजस्थान में कृषि के लिए किए जा रहे प्रयास। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी। बागवानी जो फसलें उसे क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जैसे चाय का उत्पादन है, कौवे का उत्पादन है, काजू का उत्पादन है, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? बागवानी फसल कहलाता है। दोस्तों वास्तव में अगर आपको पढ़ाया हुआ शानदार तरीके से समझ में आ गया है, बढ़िया समझ में आ रहा है, तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि वास्तव में समझ में आ रहा है। इसी स्पीड से, इसी लयताल से चलते रहो, जिससे हमारा एग्जाम में बहुत सारा फायदा भी होता रहे और हमें अच्छे समझ में भी आता रहे। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, आपका मेरा आई कॉन्टैक्ट ऐसा होना चाहिए जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए, हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम शब्द से, कंफ्यूजन आपको कुछ भी नहीं रहना चाहिए। क्लास में जितनी बात आप नहीं पूछ सकते हो उससे ज्यादा बात आप यहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास में फिर भी भीड़ में शर्मा जाती है। यहाँ पे मोबाइल लिख के देना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो एक बार जरूर बताएं कैसी क्लास लगी आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए कल मिलते हैं।